हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि जो मौर्य वंश था उस मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठता है अशोक। मैंने बताया था कि जो अशोक था वो बिंदुसार का ही पुत्र था जिसने 269 बीसी से 232 बीसी तक भारत पर शासन किया। मैंने बताया था कि अखंड भारत जो बनाया था वो मौर्य वंश की ही देन थी। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत बनाने वाला पहला शासक था और भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था। जो अशोक नाम हमें मिलता है या अशोक के इतिहास की जानकारी की बात करें तो हमें कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक जो नाम मिलता है हमें कहाँ मिलता है? एक अभिलेख मिलता है मास्की, एक मिलता है गुर्जरा और एक मिलता है नेत्तू। ये अभिलेख थे, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख। इन अभिलेखों में अशोक के नाम की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मैंने बताया था आपको कि अशोक के इतिहास को हम या तो शिलालेखों के माध्यम से पढ़ते हैं या हम स्तंभ लेखों के माध्यम से पढ़ते हैं या गुहालेख के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी इन तीन चीज़ों के आधार पर अशोक का इतिहास पढ़ा जाता है और कोई हमें इतिहास में ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिसके आधार पर हम कह सकें कि अशोक का इतिहास ये था। अगर हम चर्चा करें कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की तो आपको पता होगा 1750 ईस्वी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था पाद्रेटी फैंथलर। 1750 ईस्वी में नाम था पाद्रेटी फैंथलर। पाद्रेटी फैंथलर नामक व्यक्ति ने खोज की थी शिलालेखों की, अशोक के शिलालेखों की। और अशोक के स्तंभ लेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मैंने बताया था आपको कि अशोक जब गद्दी पर बैठा तो अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इस बात की जानकारी हमें तारानाथ का एक ग्रंथ है सिंगली अनुश्रुति, उसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो अशोक था ये महान सम्राट तो था ही, उसके साथ साथ इसकी सैन्य व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत थी। अशोक की पारिवारिक स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो मैंने बताया था कल कि इसकी पत्नी और इसके पुत्र बता रहा हूँ मैं। पहली इसकी पत्नी थी महादेवी। क्या नाम था? महादेवी। इस महादेवी का एक पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। महादेवी का पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। ये दोनों ही बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ जाते हैं? श्रीलंका। क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका को अशोक ने किस किस को भेजा था? तो आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा। किसके पुत्र पुत्री थे? महादेवी के। दूसरी इसकी पत्नी की चर्चा करें तो वो थी नागदेवी, और नागदेवी का रिजल्ट आया कुणाल के रूप में। उसके पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। अशोक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कुणाल बैठा था। क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र की गद्दी पर अशोक की मृत्यु के बाद कौन बैठा? कुणाल बैठा। तीसरी पत्नी की चर्चा करें तो तिष्यरक्षिता। इसका बेटा जो था उसका नाम तिष्य था। ये शैव धर्म को मानती थी। ये कौन से धर्म की अनुयायी थी? ये शैव धर्म की। और मैंने बताया था अशोक भी शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नियों में तिष्यरक्षिता से करता था, लेकिन कब तक?
जब तक कोई नया लाइफ में नहीं आया। यहाँ पर चौथी पत्नी आई और चौथी पत्नी के आने की वजह से ये जो तिस्रक्षता थी इसके अंतर्गत मतभेद हुआ। चौथी पत्नी थी, उसका नाम था कारुबाकी, कलिंग की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी ये? कलिंग की। कारुबाकी का एक बेटा हुआ जिसका नाम था तीवर। एक पत्नी और थी महासंधिमित्रा। क्या नाम था? महासंधिमित्रा। और इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था जलौक। और ये जलौक कहाँ का शासक बना अशोक की मृत्यु के बाद? कश्मीर का शासक। यानी अशोक के इतनी पत्नियां थीं और मैंने बताया था जब इतनी पत्नी होंगी तो लड़ाई झगड़ा परिवार में होगा उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए। उत्तराधिकारी का पद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पत्नी ये चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने या मेरा बेटा राजा बने। और ये राजा बनने का जो दिवा स्वप्न था इनका, वो अंतिम समय में जाकर के बर्बादी का कारण बनता है मौर्य वंश का। खैर जो भी था, अशोक का साम्राज्य उस समय बहुत विशाल था। 5 राजधानियां बनानी पड़ी थी साम्राज्य को संभालने के लिए। अशोक की कुल कितनी राजधानियां बनी? 5। देखिए वो राजधानी कौन कौन सी थी। अशोक की 5 राजधानियां थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रांत और यहाँ उसकी क्या राजधानी। ध्यान रखना मैंने यहाँ राज्य नहीं लिखा है, प्रांत लिखा है। प्रांत उस शब्द के लिए प्रयोग होगा जो किसी के लिए अधीन होगा। जैसे हम 1947 से पहले या 1950 से पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश में प्रांत तो लेकिन राज्य नहीं थे। प्रांत थे लेकिन राज्य नहीं थे। यहाँ पर प्रांत जो था पहला वो था उत्तरापथ। और उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दूसरा पथ आया उसका नाम था दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। और सुवर्णगिरी किसको कहते हैं? कर्नाटक। तीसरा अवंती। तीसरा क्या था? अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और आपको पता होगा उज्जैन को कालिदास की नगरी कहा जाता है। ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी। आपको पता होगा उज्जैन पे ही शासन था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। यहाँ पर चौथा जो प्रांत बना वो बना मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और 5वां बनता है उसका नाम था कलिंग। और कलिंग की राजधानी थी तूसली। ये 5 राजधानियाँ थीं अशोक के शासनकाल में। पहली उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ प्रांत की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन, मध्य प्रांत की पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली। यहाँ पर कई समस्याएं बन चुकी थीं क्योंकि 5 राजधानियों से शासन चलाना कोई आम बात नहीं थी। तो अशोक ने अपने पुत्रों की सहायता ली और पुत्रों की सहायता लेने पर अलग अलग पुत्रों ने नीतियाँ बनाई साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए, जो आगे जाकर के मौर्य वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इधर क्या होता है कि उसी समय जो कारुबाकी मैंने अभी बताया जो अशोक की पत्नी थी, अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर अटैक कर दिया।
कहाँ अटैक कर दिया? कलिंग पर अटैक कर दिया। और उस समय कलिंग का राजा कौन था? उस समय कलिंग का जो राजा था वो कौन था? कलिंग का राजा था, उसका नाम था खारवेल। उस समय कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। 261 बीसी में जब यहाँ कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग का राजा खारवेल था, ये अशोक की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा था। समस्या यहाँ पर ये थी कि इस युद्ध की जो जानकारी हमें देता है वो कौन देता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो हमें जानकारी देता है कि कलिंग युद्ध हुआ था। अगर हम उससे ज़्यादा चर्चा करें तो जो अशोक था इसने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर कलिंग पर आक्रमण अशोक ने क्यों किया? इसके पीछे कुछ कारण थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस समय कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। और हाथियों की आवश्यकता युद्ध में पड़ती थी, क्योंकि सैन्य टुकड़ी में सबसे पहले हाथियों की इन्फेंट्री लगाई जाती थी, टुकड़ी लगाई जाती थी। और उस समय कलिंग में हाथी विख्यात थे। कलिंग के राजा खारवेल के पास संदेश भेजा था अशोक ने, जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अशोक ने चढ़ाई कर दी कलिंग पर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग की जो राजकुमारी थी कारूबाकी, उसको प्रेम करता था अशोक। उस प्रेम के चक्कर में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था सम्राट अशोक ने। खैर जो भी हुआ, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि युद्ध हुआ है तो जन धन की हानि हुई होगी। इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए। अशोक ने विजय जरूर पाई, लेकिन इस विजय को पाने में अशोक को आनंद नहीं आया। उसमें छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चुके थे, स्त्रियां विधवा हो चुकी थीं, पारिवारिक कलह तैयार हो चुकी थी। परिवार में ऐसा कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचा था जो पूरी तरह से मेहनत कर सके, बच्चों को पाल सके। उसी समय कहते हैं कुछ इतिहासकार के जब कारूबाकी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया तो कारूबाकी ने अशोक से क्वेश्चन किया कि एक बात बताइए, आप अगर इतने निर्दयी हो और इतना भयंकर युद्ध लड़ते हो, ये अच्छी बात है क्या? तो अशोक ने कहा अगर आप मेरी हो जाओ तो आप जो कहोगी वो काम कर देंगे। अशोक ने उसी समय घोषणा की कि कलिंग का युद्ध आज से नहीं होगा, फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं। अपनी सेना को ऑर्डर जारी कर दिया। युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। कौन सी नीति? धम्म नीति। धम्म नीति परोपकार की नीति थी, यानी युद्ध नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, पूरी प्रजा को अपने समान समझेंगे, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करेंगे, प्रत्येक धर्म के बारे में घर घर जा कर के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से अशोक ने सारी चीज़ों की व्याख्या की अपने शिलालेखों के अंतर्गत। यहाँ पर अशोक ने प्रजा को अपनी संतान के समरूप बताया कि जैसे मैं अपनी संतान से प्यार करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा से प्यार करूँगा। यहाँ पर धम्म नीति अपना लेता है। उसके बाद क्या होता है? अशोक बौद्ध धर्म और ग्रहण कर लेता है। यानी जो व्यक्ति पहले शैव धर्म का अनुयायी था वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लेता है वो किससे लेता है? आपको पता होगा, वो लेता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। क्योंकि कोई शिक्षा दीक्षा देने वाला एक गुरु तो होता ही है। इस बौद्ध भिक्षु उपगुप्त नाम का था, उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। अब जैसे शिक्षा ग्रहण की, बहुत सारे कारणों ने जन्म ले लिया। पहला कारण मैंने अभी बताया, पारिवारिक कलह बन चुकी थी, क्योंकि उत्तराधिकारी के पद के लिए परिवार में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। क्योंकि कुणाल कहे मैं गद्दी पर बैठूंगा, जलौक कहे मैं गद्दी पर बैठूंगा, तिष्य कहे मैं गद्दी पर बैठूंगा, मतलब कई सारे कारण बन चुके थे गद्दी को प्राप्त करने के लिए। पहला कारण। दूसरा कारण युद्ध नीति को त्याग देना। अब युद्ध नीति को त्याग दोगे तो जो सैन्य शक्ति है वो आपकी दिन पर दिन कमज़ोर होती जाएगी।
जो लड़ने के लिए हथियार हैं वो हथियार प्रयोग नहीं होंगे तो हथियार भी खराब हो जाएंगे। तो दूसरा कारण इसका युद्ध नीति का त्याग करना और धम्म नीति का पालन करना, यानी मौर्य वंश का पतन हुआ इन कारणों से। तीसरा कारण बनता है, उसमें बनता है कि बौद्ध धर्म का अपनाना। शुरुआत से अशोक शैव धर्म का अनुसरण करता आ रहा था, हिंदू धर्म का अनुसरण करता आ रहा था, तो उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था वो अशोक से खुश था। लेकिन अचानक से ही बौद्ध धर्म के अपने राज दरबार में लागू कर देना, ये घोषणा कर देना कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, तो जो ब्राह्मण वर्ग था, एक विशिष्ट वर्ग को इससे हानि पहुंची, क्षति पहुंची। क्योंकि अब जो बौद्ध भिक्षु थे उनको सम्मान ब्राह्मणों से ज़्यादा मिलने लगा। यही कारण होता है कि अंतिम समय में जाकर के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है, जो बृहद्रथ का सेनापति होता है और जाति से ब्राह्मण होता है। इसका मतलब ये हुआ, समय समय पर जब लगा है, किसी भी जाति की बात क्यों ना हो, जब लगा है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं तो उन्होंने विद्रोह किया है, सब कुछ किया है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, अशोक ने अपनी सैन्य व्यवस्था के साथ साथ विदेश नीति को भी सुदृढ़ बना के रखा। अशोक के शासनकाल में मिस्र का एक शासक था। कहाँ का? मिस्र का एक मिस्र का शासक था। तुम्हें पता होना चाहिए, पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। उस समय अशोक के समकालीन एक मिस्र का शासक हुआ करता था जिसका नाम था फिलाडेल्फस सेकंड। क्या नाम था? फिलाडेल्फस सेकंड। इसने अपना एक राजदूत भेजा। कौन भेजा? राजदूत, जिसका नाम था डियानीसियस। ये क्वेश्चन आता है, ये डियानीसियस है, डियानीसियस। ये अशोक के दरबार में आया, यानी उस समय तक, अशोक के शासनकाल तक आते आते मिस्र तक भारत के संबंध स्थापित हो चुके थे, जो व्यापार के तौर पर काम होता था। अभी मैं बताऊंगा आपको कि अशोक ने किस प्रकार से व्यापार किया, विदेशों तक अपनी ख्याति कैसे पहुंचाई, छवि को कैसे पहुंचाया, छवि लोगों के सामने कैसे प्रकाशित की उस अशोक ने। इसमें मैंने अभी तक आपको जो मौर्य वंश के अंतर्गत क्लास लिए हैं, लेक्चर लिए हैं, उसमें ये चीज़ बताई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राज दरबार में सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीज, और वो यूनानी राजदूत होता है जो इंडिका नामक पुस्तक लिखता है भारत में आकर के, जो बताता है कि भारत में उस समय धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, दास नहीं थे, और पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहता है। यानी ये कहता है कि मौर्य वंश उस समय एक अच्छा वंश था, धन से संपन्न वंश था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम बिंदुसार होता है, और बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के साथ विदेश संबंध बनते हैं, और सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट डाइमेकस नामक राजदूत को भेज देता है। उस डाइमेकस से सूखी अंजीर, मदरा और दार्शनिक भेजने की अपील करता है बिंदुसार। लेकिन जो एंटियोकस फर्स्ट सीरिया का शासक था वो दार्शनिक नहीं भेजता, सूखी अंजीर भेज देता है और मदरा भेज देता है। वो ये कह करके मना कर देता है कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को दूसरे देश में भेजने की अनुमति नहीं है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अशोक का समय आते आते सीरिया के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसे जो चीज़ चाहिए थी वो हर हाल में उसे प्राप्त करता था, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आपके सामने वर्णन है कलिंग का। जो चीज़ पसंद आ गई उसे प्यार से छीन लेता था, अगर प्यार से नहीं तो फिर आप जानते हो वो किसी भी तरीके से उसको छीन ही लेता था। लेकिन उस समय राजतंत्र था। तीसरा, यहाँ पर मैंने बताया कि अशोक के शासनकाल में आते आते मिस्र का शासक जिसका नाम फिलाडेल्फस सेकंड अपने राजदूत डियानीसियस को भेजता है, जो
फिलाडेल्फस था, वो कहता है कि अशोक के समकालीन उस समय अखंड भारत के अंतर्गत कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो सम्राट अशोक का मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि अशोक ने जो महात्मा बुद्ध का दांत था और कश्मीर का एक राजा था प्रवर्तक, क्या नाम था उसका, प्रवर्तक, एक कश्मीर का राजा था जिसका नाम था प्रवर्तक, उस प्रवर्तक से महात्मा बुद्ध का दांत ले लिया था। क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का जो दांत लिया अशोक ने, वो किस राजा से प्राप्त किया? कश्मीर का राजा था प्रवर्तक, उससे महात्मा बुद्ध का दांत प्राप्त किया था अशोक ने। क्यों किया? क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और बौद्ध धर्म में जो जो चीज़ें थीं उन सबको जो उसके अधीनस्थ राजा थे उन सबसे लेना शुरू कर देता है। आगे जाकर के सांची का स्तूप अशोक ही बनवाता है और फिर मौर्य वंश के बाद में पुष्यप मित्र शुंग बृहत स्तूप बनवा देता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये स्तूप क्या होते हैं और बौद्ध धर्म में एक पार्ट हमने डाल दिया है, दूसरा पार्ट भी डाल देंगे, उसमें बता देंगे आपको कि ये स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं और जो 8 बौद्ध स्तूप बने वो कहाँ कहाँ बने, उस पर पूरी चर्चा करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर अशोक ने अपने प्रशासन को संभालने के लिए कुछ समितियों का गठन किया, कुछ काम किया। मैंने बताया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी नामक बराबर की पहाड़ियों पर, कौन सी पहाड़ियों पर? बराबर की पहाड़ियाँ थीं, बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं बनाई। एक का नाम था कर्ज, एक का नाम था चौपार, तीसरी का नाम था सुदामा और चौथी का नाम था विश्व झोंपड़ी। क्या नाम था? विश्व झोंपड़ी। ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई थी और मैंने आपको बताया था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोसाल था। एक साथ संप्रदाय पढ़ा दूंगा मैं, उसमें बता दूंगा आपको चिश्ती संप्रदाय क्या है, आजीवक संप्रदाय क्या है, सोहरावर्दी संप्रदाय क्या है, ये सब संप्रदाय का एक टॉपिक लेकर के आऊँगा और उसमें चर्चा करूँगा कि इस सारे संप्रदायों के मत क्या क्या हैं और वो मतों का धर्म से संबंधित सिद्धांत क्या क्या हैं और उनका भारतीय वर्ग में क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उस सब की मैं एक वीडियो बना करके बता दूंगा। समस्या ये थी कि अशोक किस प्रकार से अपना सैन्य संचालन करता था, इस चीज़ को समझिएगा। तो अशोक सैन्य संचालन के लिए कमेटी गठित करता था, कमेटियों का गठन किया था। अशोक की सैन्य समितियां क्या थी? अशोक की सैन्य समिति क्या थी? यानी सेना को जो कंट्रोल करके रखता था सम्राट अशोक, वो कैसे रखता था, इस चीज़ को समझिएगा। मैंने बताया था अशोक ने 7 समितियां बनाई। कितनी समिति? 7 समिति। तो 6 समिति बनाई थी, 6 समिति। इन 6 समितियों में एक समिति के अंतर्गत 5 सदस्य रखे, यानी 6 समितियों में 30 सदस्य रखे। अब 30 सदस्य वो सैन्य समिति में रखता है, 30 सदस्य प्रशासनिक समिति में रखता है, 30 और 30 60 और एक खुद होता है 61, यानी 61 लोगों के समूह से अपना राजतंत्र चलाता था सम्राट अशोक। सोचिएगा, एक कैबिनेट जैसे काम करती है वैसे काम करता था सम्राट अशोक। सोचने वाली बात है कि उस समय भी अशोक ने कमेटियों का गठन कर रखा था। जैसे अगर हम इसकी फर्स्ट समिति की बात करें तो फर्स्ट समिति का काम था जल सेना की देखरेख करना, यानी जल सेना में विदेश के लिए अगर कोई माल जाता था तो इस कमेटी की देखरेख में जाता था। अगर जल मार्ग से अगर हमला हो रहा है तो इसी कमेटी का काम था उस हमले को रोकना।
दूसरी कमेटी जो बनी उसका काम था यातायात की देखरेख, यानी जो साम्राज्य के अंतर्गत माल उत्पादन हो रहा है वो बाहर जा भी रहा है या वहीं की वहीं अधिकारी खा रहे हैं, माल बाहर नहीं जा पा रहा है, जनता दुखी है। अशोक ने बहुत अच्छा ब्यौरा दिया अपने शिलालेखों के अंतर्गत, बहुत अच्छे से विवरण दिया है उसने अपने सैन्य प्रशासन व्यवस्था का। तीसरा, इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों की टुकड़ी रखता था कि पैदल सैनिक कैसे जाने। चौथी कमेटी का काम था अश्वसेना यानी घुड़सवारी, पांचवी गज सेना यानी हाथी सेना, और शाही सेना लास्ट में आई जिसका नाम दिया रथ सेना, और मुगल काल में आकर के ये रथ सेना शाही सेना बन जाती है। यानी एक कमेटी में 5 सदस्य, 6 कमेटियों में 30 सदस्य। प्रत्येक कमेटी का काम अलग अलग दे रखा कि तुम्हें जल से संबंधित काम करने हैं, तुम्हें यातायात से संबंधित काम करने हैं, पैदल सैनिक इन्फेंट्री टुकड़ी को काम करना है, घुड़सवारी से संबंधित जैसे घोड़ों पे जो युद्ध करने के लिए जाते थे वो यही भर्ती करते थे, कितनों की ज़रूरत है कितने की ज़रूरत नहीं है, यही सब काम था अशोक की कमेटी का। हाथी सेना 5वीं कमेटी का काम कर दिया, और 6वीं कमेटी का काम था रथ सेना, यानी जो राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाती थी उसे कहते थे रथ सेना। यानी जब राजा जिस पे बैठा हुआ है और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो सेना साथ में जा रही थी उसे कह रहे थे रथ सेना। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से प्रशासनिक कमेटी बनी और उसके अलावा कुछ स्तंभ लेख प्राप्त हुए, और स्तंभ लेख थे 7। तो अगर हम चर्चा करें अशोक के स्तंभ लेखों पर तो देखिए क्या थे अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों पर चर्चा करेंगे हम। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7। इनको पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें सबसे पहले पढ़ा था 1837 में। वही काम, समिति बनी, 6 समिति बनी, एक समिति में 5 मेंबर। समिति जो पहली बनी उस समिति का काम था उद्योग धंधों की देखरेख करना है। यह भी बताया मैंने, कताई का काम, बुनाई का काम, शिल्पकला से संबंधित इनका काम देख करती थी। ये कि कितनों की ज़रूरत है, कितना माल का उत्पादन होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए। वर्तमान के हिसाब से मत सोचो उस समय कि जब कुटीर उद्योग थे, हाथ से कढ़ाई होती थी, बुनाई होती थी, चरखे काते जाते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। इतना डेवलपिंग नहीं था उस समय, इतनी मशीन नहीं थी कि सारे काम हो जाएं। दूसरी कमेटी का काम था कि विदेश में जो माल आ रहा है, विदेश का मतलब जो सीरिया का शासक भेज रहा था, मिस्र का शासक भेज रहा था, उनके साथ विदेशी संबंध बन चुके थे, वहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना। तो विदेश में निर्मित माल का रिकॉर्ड दूसरी समिति करती थी, विदेश में निर्मित माल का रिकॉर्ड। तीसरी कमेटी जन्म मरण का रिकॉर्ड रखती थी, कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं। अब देखिएगा अशोक की सैन्य व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी। यहाँ पर स्तंभ लेखों पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम प्रशासनिक समिति पढ़ा रहे हैं आपको। प्रशासनिक समिति जन्म मरण का विवरण रखना। जन्म मरण मतलब कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं। जैसे वो सैन्य समिति थी, यहाँ प्रशासनिक समिति है। इसके बाद में हम स्तंभ लेख पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर
ऐसा ना हो कि वो यहाँ जन्म नहीं ले रहे हैं, जब विदेशी राजदूत आते थे तो उनके साथ लोग आते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए धीरे धीरे करके वो यहाँ रहने लग जाएं और आगे जा कर के राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इसलिए रिकॉर्ड रखता था, जन्म का भी रिकॉर्ड रखता था सम्राट अशोक। चौथा, व्यापार, जो व्यापारी वर्ग है वो क्या कर रहा है, व्यापार से संबंधित। पाँचवा, मंत्रिपरिषद की सलाह होती थी, यानी राजा को सलाह देने के लिए काम होता था। और छठवीं कमेटी का काम था माल का परीक्षण करना, जो माल उस समय बनता था उसकी जांच करना। ये 6 कमेटी प्रशासन से संबंधित थी। अब अशोक के स्तंभ लेखों पर चर्चा करते हैं कि अशोक के स्तंभ लेख 7 थे, और वो 7 कौन कौन से थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में पहला आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसका है दिल्ली टोपरा। टोपरा हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले दिल्ली में था, सॉरी टोपरा में था, टोपरा से कहाँ आ गया, दिल्ली। इसे कौन लेकर के आया, फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक से याद आ रहा होगा, तुगलक वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ये जो फिरोज शाह तुगलक न था, इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये टोपरा में था स्तंभ लेख, इसको टोपरा से कहाँ ले आता है, ये दिल्ली। दूसरा दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यही फिरोज शाह तुगलक मेरठ से कहाँ ले आता है, दिल्ली। क्वेश्चन आता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था, टोपरा हरियाणा में। टोपरा से दिल्ली कौन लेकर के आया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक इसी प्रकार दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ था, मेरठ में। मेरठ से दिल्ली कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। ये दूसरा स्तंभ लेख था। तीसरा कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसे लेकर के आया आपका अकबर। और कौशाम्बी से कहाँ ले आया अकबर, इलाहाबाद। यानी अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। कौशाम्बी से कहाँ लेकर के आया है, इलाहाबाद। चौथा है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। पांचवा अगर हम बात करें तो लौरिया रामपुरवा। और छठवें की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़। ये जो लौरिया अरेराज और लौरिया रामपुरवा हैं, ये दोनों बिहार में हैं, चंपारण में। नाम सुना होगा, गांधी जी ने यहीं से अपनी राजनीतिक क्रांति शुरू की थी, बिहार में। छठवें की बात करें तो वो था लौरिया नंदनगढ़। ये आपका चंपारण में ही है, बिहार में। एक सातवां और है आपका, क्योंकि स्तंभ लेख 7 हैं, और सातवां है रूमिनदेई। कौन सा है, रूमिनदेई स्तंभ लेख। इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी प्रेजेंट में कहाँ है, नेपाल में। सम्राट अशोक के समय नेपाल भारत के कब्जे में था। लुम्बिनी नेपाल में रूमिनदेई स्तंभ लेख है, जो सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है अशोक के स्तंभ लेखों में। पहला दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली ले आया। दूसरा दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ले आया। कौशाम्बी, कौशाम्बी से इलाहाबाद अकबर ले आया। ये 3 लौरिया अरेराज, लौरिया रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है, और रूमिनदेई लुम्बिनी में है। इस प्रकार से ये जो अशोक के स्तंभ लेख थे ये हुए।
इससे आगे की जो चर्चा करेंगे हम अशोक से आगे की चर्चा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे जीएस की। थैंक यू।